जमीन गर्मी से धधकने लगी तो आसमान ने भी रंग बदलने शुरू कर दिए और मौसम वैज्ञानिकों ने भी जून के महीने में लगातार बारिश की चेतावनी जारी कर दी। वक्त पर बूंदें गिरी, बादल बरसे, लेकिन तबाही की शक्ल में जो बहुत कुछ अपने साथ बहा ले गए और पहाड़ों पर कर दिया जल प्रहार। कम मच गया, लोग अपना अपना घर छोड़कर भाग गए, लेकिन देख परिवार भीगता रहा। यही नहीं, खाना भी नसीब नहीं हुआ। तो वही पूरा सामान बारिश के पानी में भीग गया। आसमान से बरसी आफत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। छोटी छोटी बच्चियों वाले इस परिवार के लिए बारिश परेशानी लेकर आई। पूरे उत्तराखंड में बारिश पहले राहत दे रही थी, लेकिन देखते ही देखते आफत में तब्दील हो रही है। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, बड़कोट और कर्णप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है। तो कहीं पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो चुका है, तो वहीं कई जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई। यूपी में हुई झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में तब्दील। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह बारिश हो रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। पीलीभीत में बारिश में सड़कें गायब हो गईं और पानी से लबालब हो चुकी हैं। कई फीट पानी गलियों और बाजारों में भर चुका है। ऐसे में लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। बारिश में जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, तो लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 15 मिनट की बारिश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यह हालात यूपी से लेकर उत्तराखंड तक देखने को मिल रहे हैं, जहां आसमान से आफत बरसी तो कार बहती नजर आई, तो वहीं घरों की छत गायब हो गई। कहीं भूस्खलन ने लील लिए घर, तो वहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुद्दे की बात में उस सबसे बड़े सोने की चोरी की बात जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। नोएडा में 20 करोड़ के सोने की चोरी का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरत में पड़ गया। 2020 में ग्रेटर नोएडा के फ्लैट से चोरों ने 40 किलो सोने की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। लेकिन जब सोने के बंटवारे को लेकर दो चोरों के बीच में विवाद हो गया तो काले सोने की चोरी का सफेद सच भी सामने आ गया। सोने की सबसे बड़ी चोरी, सोने के सबसे शातिर चोर। 40 किलो सोने की चोरी का पूरा सच। किसने की करोड़ों के सोने और जेवरात की चोरी?
ये तस्वीरें देखने के बाद यकीनन आपकी आंखें भी फटी की फटी रह गई होंगी, क्योंकि डिब्बों में बंद सोने की बिस्किट की चमक आपको अंदर से भी वैसी की वैसी दिख रही होगी। कहीं पर सोने का मुकुट और जेवर दिख रहे हैं, तो कहीं पर खालिस सोने के बिस्किट डिब्बों में मौजूद हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर है। पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए सोने की तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। नोएडा पुलिस को लंबे अरसे तक करोड़ों की चोरी की भनक तक नहीं लगी और मामला तब खुला जब सोने के दो चोरों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सेक्टर 39 थाने की पुलिस जब सैदपुर कट पर इनके पास पहुंची तो इनकी तलाशी लेते वक्त पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो सोना बरामद किया और फिर जब पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया वो सनसनीखेज था। आरोपियों ने बताया कि इन्होंने सितंबर 2020 में 40 किलो सोने और करोड़ों के कैश की चोरी की। ग्रेटर नोएडा की एक नामी सोसाइटी के फ्लैट में ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई। 8 दोस्तों के साथ मिलकर ये वारदात अंजाम दी गई। इनमें से कुछ चोर ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में रहते थे और कुछ चोर गाजियाबाद के रहने वाले थे। चोरी करने वालों ने सोना आपस में बांट लिया, लेकिन सोने के दो चोरों के बीच में बंटवारे को लेकर विवाद हो गया और पुलिस की पूछताछ में इन्होंने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया, जिसके बाद इनकी निशानदेही पर 13.9 किलो सोना और 57 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए। सेक्टर 39 पुलिस ने 6 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया। सेक्टर 39 पुलिस को ने सूचना दिया कि 2 लोग चोरी का माल लेके रखे हैं अपना घर पे और उन लोगों से पूछताछ करने में कुछ बड़ा खुलासा हो जाएगा, इस तरह सूचना मिली थी। तो सूचना के आधार पर SHO 39 अपना सर से 2 लोगों को पहले पूछताछ किया। पूछताछ में वो लोग एक्सेप्ट कर लिया कि ये बहुत बड़ा गैंग है और इसमें अलग अलग सिर्फ टीम बनाई गई थी। एडिशनल CP नोएडा रणविजय और ACP 1 अंकिता, इन दोनों का अलग अलग टीम बनाई गई थी। पूछताछ की। वहीं सबसे बड़ी और शातिर सोने की इस चोरी की वारदात में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया, क्योंकि इन चोरों की एक गलती ने फ्लैट के नौकर को मौका दे दिया और वो फ्लैट पर छोड़ा गया सोना और नकदी लेकर फरार हो गया। चोरों ने काफी सारा सोना और नकद फ्लैट पर ही छोड़ दिया। चोरों ने सोचा था कि वापस फ्लैट पर आकर वो इसे ले जाएंगे। फ्लैट के रखवाली का जिम्मा घर के नौकर गोपाल पर था। बाद में गोपाल छोड़ा गया सोना और नकदी लेकर फरार हो गया। नौकर गोपाल की इस करतूत से सोने के सबसे शातिर चोरों के मंसूबे पर पानी फिर गया था। वहीं पुलिस अब बाकी बचे सोने की तलाश में जुटी हुई है और जानकारी के मुताबिक पुलिस अब 26 किलो सोने की तलाश कर रही है। बाजार में 1 किलो सोने की कीमत 45 लाख रुपए है। 40 किलो सोने की कीमत बाजार में 18 करोड़ रुपए है। करोड़ों के जेवरात और नकदी भी बरामद किए गए। अब तक 20 करोड़ से ज्यादा की चोरी का खुलासा हो चुका है। वहीं सोने की सबसे बड़ी चोरी की वारदात में एक हैरान करने वाला वाकया भी सामने आया, क्योंकि जिस शख्स के फ्लैट पर यह सोने की सबसे बड़ी चोरी अंजाम दी गई, उसके मालिक ने अब तक पुलिस से शिकायत नहीं की है। जिस फ्लैट में चोरी हुई वो राममणि पांडे नाम के शख्स का है। राममणि पांडे और उसके बेटे कृष्णा पांडे ने इसकी कोई शिकायत नहीं की। वारदात के 9 महीने बाद भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस ने फ्लैट के मालिक से संपर्क साधने की कोशिश भी की, जिसमें पुलिस को पता चला कि राममणि अपने बेटे के साथ विदेश चला गया। पुलिस को शक है कि राममणि ने काले धन की वजह से शिकायत नहीं की। इसी शक की वजह से पुलिस ने ED और इनकम टैक्स विभाग को भी मामले की जानकारी दे दी। वहीं बाकी के सोने की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। खासतौर से पुलिस उस नौकर गोपाल की तलाश कर रही है जो बचा हुआ सोना और नकद लेकर फ्लैट से फरार हो गया था। वहीं शानदार काम के लिए पुलिस कमिश्नर ने केस का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। नोएडा से ABP गंगा के लिए बलराम पांडे और अंकित कौशिक की रिपोर्ट। कोरोना काल
ने बहुतों की जिंदगी छीनी तो लाखों लोगों से रोजी रोजगार भी छीन लिया। लेकिन कोरोना का असर कम हुआ तो एक बार फिर सरकार ने लोगों को रोजगार देने की पहल की है, जिसमें इस साल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 25,000 पदों पर लोगों के पास भर्ती होने का मौका होगा। लेकिन रोजगार के इस मौके को राजनीतिक पार्टियां चुनाव से भी जोड़कर देख रही हैं। तो आइए देखते हैं क्या है रोजगार का चुनावी राज। युवाओं की जिंदगी होगी गुलजार, शुरू होने जा रहा मिशन रोजगार। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, वैसे वैसे एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आ रही है और इसी बीच एक बार फिर से सरकार युवाओं को रोजगार का तोहफा देने जा रही है। एक बार फिर से यूपी में मिशन रोजगार की शुरुआत होने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अलग अलग सरकारी विभागों में इस समय 25,000 से ज्यादा भर्तियों के प्रस्ताव हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद आयोग से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और अच्छे कैंडिडेट्स के लिए सरकार ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू कर दी और अब तक 9,20,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और ये संख्या 30 लाख तक जाने का अनुमान है। सूत्रों की माने तो अगस्त में पीईटी का आयोजन करने की योजना है। आइए आपको बताते हैं कि किस किस विभाग में निकलेंगी भर्ती। दरअसल परिवार कल्याण विभाग में महिलाओं के लिए 9,212 पदों पर भर्तियां निकलेंगी। वहीं राजस्व लेखपाल की करीब 7,882 पदों की भर्ती होगी। कृषि निदेशालय से प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के करीब 1,817 पदों की भर्ती होगी। ग्राम विकास अधिकारी के करीब 1,595 पदों की भर्ती। राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के करीब 1,137 पदों की भर्ती। सहायक लेखाकार के 1,068, गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों की भर्ती। प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 700, वहीं वन रक्षक के 694 पदों की भर्ती। प्रशिक्षण और सेवा योजन में अनुदेशक के 612 पदों पर भर्ती। केजीएमयू में अलग अलग पदों पर करीब 357 भर्ती। एक तरफ विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर बार बार सरकार पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार बार बार रोजगार के नए मौके देकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने में लगी है। इस साल प्रदेश सरकार ने करीब 1 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है। रोजगार का तोहफा चुनावी साल में सरकार के लिए भी खास है। वो बात अलग है कि योगी सरकार का फोकस पहले से ही युवाओं को रोजगार देने में रहा है। अगर एक आंकड़े पर नजर डालें तो 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली, तो वहीं 1,30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। मनरेगा के जरिए 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है। वहीं ओडीओपी के माध्यम से अब तक 25 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। निगम है, आयोग है, बोर्ड है, विभाग हैं, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जहां जितनी भी रिक्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से जल्दी वो भरी जाएं ताकि युवाओं को ये अवसर दिए जाएं। इसके साथ साथ जो अन्य रोजगार के साधन है, जैसे एमएसएमई है, उद्योग है, लघु उद्योग है, उसमें एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ तेजी से कोरोना के चंगुल से इंसानी जिंदगी बाहर आ रही है, तो वहीं योगी सरकार ने एक बार फिर से रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। जो आने वाले दिनों में युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते नजर आएंगे। स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग तक और अन्य विभागों में इन भर्तियों के लिए खाका खींच लिया गया है, ब्यौरा जुटाया जा रहा है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, इसके अलावा अलग अलग विभागों में इन भर्तियों को करने का लक्ष्य तय किया गया है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। यूपी सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 2020 में सखी योजना लाई, ताकि गांव की महिलाओं का समूह बनाया जाए और इनके जरिए मनरेगा जैसी योजनाओं का गांव में ही भुगतान किया जाए, यानी मजदूरों को बैंक ना जाना पड़े और इसके लिए योजना शुरू की गई। लेकिन गाजीपुर में बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा पा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए यूपी सरकार की ओर से बीसी सखी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाना होता है, जिसके जरिए मनरेगा जैसी योजनाओं का भुगतान मजदूरों को गांव में ही करने का प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें इसके लिए बैंक जाने की जरूरत न पड़े। योजना को देखते हुए गाजीपुर में भी महिलाओं ने अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया और मार्च के महीने से ही ये बैंक के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। लेकिन बैंक कर्मचारियों की अनदेखी की वजह से ये जिले में योजना अब तक परवान नहीं चढ़ पाई है। पहले आपको ये बताते हैं कि दरअसल बीसी सखी योजना है क्या। 22 मई 2020 को इस योजना की घोषणा की गई।
सरकार की ओर से इस योजना के तहत गांव में बीसी सखी की नियुक्ति की जानी है। बीसी सखी को प्रतिमाह 4,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाना है। बीसी सखी का काम गांव में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाना है और सरकारी योजना से जुड़े मजदूरों को गांव में ही भुगतान करना इस योजना का मकसद है। यानी साफ है कि ये योजना बेहद अहम है। बावजूद इसके जब गाजीपुर की राजापुर ग्राम सभा की कुछ महिलाएं इस योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना खाता खुलवाने पहुंची, तो बैंक के अधिकारी इन्हें टालते हुए नजर आए। सरकार ने इस योजना को खास मकसद के साथ शुरू किया था ताकि इसका फायदा तमाम योजनाओं से जुड़े मजदूरों के साथ साथ महिलाओं को भी मिले। दरअसल इस योजना का मकसद ग्रामीण महिलाओं को फायदा देना है। इसके जरिए 58,000 महिलाओं को रोजगार देना है, महिला बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनाना है और उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसका मकसद गांव के हर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। महिलाओं को इसके तहत 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये पैसे उन्हें डिवाइस और कमीशन के लिए दिए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बेहद अहम होने के बाद भी इस योजना को लेकर बैंक अधिकारी किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं अब डीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया है, जो भरोसा दे रहे हैं कि तमाम खामियों को जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगर बीसी सखी के अकाउंट्स को खोलने में बैंक वालों के द्वारा कुछ समस्याएं व्यक्त की जा रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है। हम एलडीएम से बात करते हैं और एलडीएम से ये सुनिश्चित कराएंगे कि जनपद की किसी भी बैंक शाखा में बीसी सखी के किसी भी प्रकार के अकाउंट को खोलने में कोई दिक्कत ना आए। डीएम साहब ने तो भरोसा दे दिया, लेकिन अब देखना यही है कि इस मामले में एक्शन कब लिया जाता है, क्योंकि जो भी महिलाएं बीसी सखी बनी हैं और अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उनकी राह में बैंक कर्मचारी अब भी रोड़े अटका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। डेड मैन ऑन ड्यूटी। जी हां, आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बात 16 आने सच है। दरअसल पंचायत चुनाव में इस बार ऐसे शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं जब इस बात का खुलासा हुआ तो फजीहत शुरू हो गई और सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि मुद्दे की बात तो यह है कि इस तरह की लापरवाही आखिर कब होती रहेगी और ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिए जाते। पंचायत उपचुनाव में सबसे बड़ी लापरवाही, मृत शिक्षकों की भी लगा दी ड्यूटी। फजीहत होने पर डैमेज कंट्रोल शुरू। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया और 21,000 ग्राम पंचायतों के लिए हुए इस उपचुनाव का नतीजा भी 14 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच में सरकारी अधिकारियों की ऐसी लापरवाही सामने आई है जो अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। दरअसल अमरोहा और प्रयागराज में अधिकारियों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी और पंचायत इलेक्शन की ड्यूटी पर उन शिक्षकों को भी लगा दिया जिनका निधन हो चुका है। पहले आपको अमरोहा के लापरवाह अधिकारियों की करतूत के बारे में बताते हैं, जिन पर लापरवाही का सुरूर कुछ इस कदर हावी है कि इन लोगों ने मृतकों की भी चुनाव में ड्यूटी तय कर दी। वहीं जब खुलासा हुआ तो फजीहत के डर से फौरन ड्यूटी पत्र वापस कराकर दूसरे शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया। उपचुनाव में मृत शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। पोलिंग पार्टी के रवाना होते वक्त ये पोल खुली। फजीहत होने पर ड्यूटी पत्र वापस मंगवाया गया। दूसरे शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया। डीएम वीके त्रिपाठी ने लापरवाही की बात कबूल की। अभी तत्काल में कई घटनाएं हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उनके नाम अभी उसमें से कट नहीं पाए थे। ऐसी त्रुटि हुई थी, उसको ठीक कर लिया गया है और उनके स्थान पे दूसरे लोग लगा के भेजा गया है और भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे लोग। अधिकारियों को मैंने बता भी दिया है। वहीं ऐसी ही लापरवाही का आलम संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिला, जहां पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किस तरह आंख मूंद कर काम कर रहे हैं। उनकी इस करतूत के बाद आपको ये बताने की जरूरत नहीं रह जाएगी, यहाँ भी कई मृत शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई। नंदलाल राम प्रयागराज के छाता इलाके के इसी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते वक्त वो संक्रमित हुए थे और 10 मई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत के 32 दिन बाद
12 जून को होने वाले पंचायत के उपचुनाव में सरकारी महकमे ने उनकी ड्यूटी लगा दी। वहीं एबीपी गंगा की टीम ने बीएससी ऑफिस में जब इस बात का जायजा लिया कि लापरवाही कहां बरती गई, तो अधिकारी इस मामले पर कुछ भी साफ साफ कहने से बचते नजर आए। नंदलाल अकेले ऐसे टीचर नहीं हैं पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी कोरोना से मौत के बाद भी लगा दी गई। प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक के ही डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्रा की कहानी भी नंदलाल जैसी ही है। डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्रा ने पहले चरण के पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को ड्यूटी की थी। डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्र की मौत हो चुकी है, लेकिन ड्यूटी लगाते वक्त वो इस बात को भूल गया। परिवार वाले इसे बड़ी लापरवाही मान रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कि आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त एक्शन कब होगा। कोरोना की वजह से मौत का शिकार हुए टीचर्स व दूसरे कर्मचारियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने का मामला न सिर्फ बड़ी लापरवाही है बल्कि शर्मनाक भी है। शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि मौत के बाद इनके महकमों ने सैलरी व दूसरी सुविधाएं तो रोक दी, लेकिन पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाते वक्त वो इनकी मौत की बात को भूल